पड़ी तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। पति की लाश पड़ी हुई थी और मेरी सास ने मुझे मारकर घर से निकाल दिया। मैं रोती हुई जा रही थी कि अचानक मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी जो गोद में बच्चा उठाए चिल्ला रही थी, कोई मेरी मदद करो वरना बच्चा मर जाएगा। मेरे पास उस वक्त 1000 के नोट थे। मैंने उसे दे दिया और वो खुशी से मुझे दुआएं देती हुई बोली, बेटी तू वापस अपने घर चली जा, तुझे ऐसी खुशी मिलेगी जो आज तक किसी औरत को ना मिली होगी। मैं हैरान हुई कि भला मुझे क्या मिल सकता है, पर उस औरत की बात सुनकर मैं वापस अपने ससुराल आई। जैसे ही मेरी नज़र मेरे पति की लाश पर पड़ी तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरे पति आज रोज से जल्दी अपने काम से घर आ गए थे। मैंने उनसे कहा, जल्दी से नहा लो, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। मैं और मेरी सास खाना खा चुके थे, सिर्फ मेरे पति ही बचे थे। मैं किचन में गई और जल्दी से फ्रिज खोली तो दोपहर की बची हुई सब्जी थी। मैंने जल्दी से गर्म किया और साथ में ताज़ी रोटियां भी बना लीं। उसके बाद मैंने चूल्हे पर चाय के लिए पानी चढ़ाया, क्योंकि हम सब की आदत थी, खाने के तुरंत बाद हम चाय पीते थे। मैं खाना लेकर बाहर आई। मेरे पति और सास चौकी पर बैठे हुए थे। मैंने खाना लाकर अपने पति के सामने रख दिया। वो खाना खाने लगे। हम सब के चेहरे पर एक खामोशी थी, जबकि मेरी सास के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो मुझे कुछ गलत होने का संदेश दे रही थी। लेकिन मैंने इस ख्याल को झटक दिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी में आगे कौन सा तूफान आने वाला है। मैं उठकर किचन में आई तो देखा चाय उबल चुकी थी। मैंने चाय कप में छानी और ट्रे उठाकर बाहर निकल गई, लेकिन आगे का मंजर देखकर मेरे हाथ से ट्रे नीचे गिर गया और जैसे लगा किसी ने मेरी जान निकाल दी हो। मेरे पति चौकी पर लेटे हुए थे और जोर जोर से अपना सीना मसल रहे थे। मेरी सास घबराकर उनके हाथ पैर मल रही थी और साथ साथ कह रही थी, क्या हुआ अजीत, तुझे क्या हुआ, कुछ तो बता। मेरी सास चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। उनकी हालत देखकर मैं भागते हुए अपने पति के पास आई और उन्हें देखकर मैं भी चिल्लाने लगी। मेरे पति का सारा जिस्म नीला पड़ गया था और उनके मुंह से सफेद झाग निकल रही थी। वो अपना गला पकड़कर बिन पानी मछली की तरह तड़प रहे थे। इससे पहले मैं कुछ समझती या किसी को मदद के लिए बुलाती कि अचानक मेरे पति का जिस्म सूख कर कांटा हो गया और उनके आंखों की पुतलियां भी बेजान हो गईं। 2 मिनट में मेरी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। मेरे पति मुझे और अपनी माँ को अकेला छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। मेरे सब कुछ मेरे पति ही थे। उनके इस तरह अचानक मौत ने मुझे दहला कर रख दिया। मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गई थी। उनके अलावा मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। हमारे घर का शोर सुनकर पड़ोसी और मोहल्ले वाले भी हमारे घर आ चुके थे और आगे का मंजर देखकर वो भी हैरान हो गए। अचानक मुझे अपने आसपास घुटन का एहसास हुआ और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं अपने आसपास की सभी चीज़ों को चकराती हुई महसूस कर रही थी। मैंने दीवार का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन मैं अपना सुध बुध खो बैठी थी और अगले ही पल में मैं अपने शरीर के सारे वजन के साथ जमीन पर गिर गई। मुझे होश आया तो मैंने खुद को अपने कमरे में पाया। मेरा सर अभी भी भारी था। मैंने इधर उधर देखा तो अगले ही पल में मेरे पति का बेजान वजूद मेरे नज़रों के सामने आया। मैं जल्दी से उठकर बाहर आई। सुबह हो चुकी थी। मैं पूरी रात बेहोश थी। मैंने देखा मेरे पति की लाश घर के बाहर पड़ी थी और मेरी सास उनके चारपाई से लगकर बैठी थी। उनकी आंखों को देखकर लगा जैसे वो पूरी रात रोई हो। जवान बेटे का गम जो था, एक माँ करती भी तो क्या। फिर मैं जैसे ही अपने पति के लाश के पास पहुंची तो मोहल्ले की सारी औरतें मुझे देखकर एक दूसरे से कहने लगी, तो देख लो, हो गई महारानी की सुबह। कैसी बेशर्म औरत है, पति की लाश पड़ी है और ये अपनी नींदें पूरी कर रही है। अरे बेशर्म, कुछ तो शर्म कर। तेरी बूढ़ी सास कल शाम से ही चारपाई से लगकर बैठी है। पानी का एक घूंट भी इन्होंने नहीं पिया। फिर भी इन्हें तेरा ही ख्याल रहा कि तुझे उठाया ना जाए, कहीं तेरी तबीयत ना खराब हो जाए। इस हाल में भी इन्हें तेरा ही ख्याल रहा। और एक तू है जो पहले अपने पति को जान से मार डाली और फिर बेशर्मी से इस घर में रहकर अपनी नींदें भी पूरी कर रही है। अरे
तुझे तो शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए, ऐसे गुरूर से हमारे सामने खड़ी है। मैं हैरानगी से उनकी बातें सुन रही थी। वह कितनी सफाई से सारा इल्जाम मुझ पर डाल रही थी। मैं इसी सोच में थी। फिर मैं अपने पति के पास जाने लगी। चारपाई तक पहुंची ही थी कि मुझे लगा जैसे मेरा बाल कोई खींच रहा हो। मैंने जैसे ही मुड़कर पीछे की तरफ देखा तो मेरी सास मेरा बाल मुट्ठी में पकड़कर खींच रही थी। उन्होंने मुझे किसी अछूत की तरह खुद से दूर फेंका। मैं जाकर दरवाजे के पास गिरी। अपने आप को किसी तरह संभालते हुए मैं फिर से चारपाई के पास जाने लगी। तभी मेरी सास मेरी तरफ आई और उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मेरा मुंह लाल हो गया, गाल सूज गए और होंठ फट गए और खून बहने लगे। अभी मैं ठीक से संभल नहीं पाई थी कि उनकी बातों ने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। वो कह रही थी कि मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, तुम मेरे बेटे की कातिल हो। तुमने मेरे बेटे को मार दिया, उसकी जान ले ली। जब से मेरे बेटे की जिंदगी में आई है, उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बनाकर रखती है। फिर भी तेरे कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी कि तूने उसकी जान ले ली। मैंने उनके आगे हाथ जोड़कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उनकी जान नहीं ली। मैं ऐसा क्यों करूंगी? भला वह मेरे पति थे। आप मुझे उनके पास जाने से ना रोकें। लेकिन मेरी सास पर मेरे किसी बात का असर नहीं हुआ। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर गेट के पास ले जाकर धक्के मार मुझे बाहर निकाल दिया। मेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। एक तो पति से जुदाई और दूसरा घर से बेघर हो गई थी। मैं गेट के साथ लगकर रोने लगी। मैं काफी देर तक वहीं पर खड़ी रही, लेकिन अंदर वाले सब पत्थर दिल हो चुके थे। मैं टूटे हुए दिल के साथ सड़क पर चलने लगी। मेरा और कोई ठिकाना नहीं था, जाती तो और कहाँ जाती। अचानक मुझे एक औरत की आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, भगवान के नाम पर कोई मेरी मदद करो, मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है। कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझ पर रहम करो। मैंने देखा, मेरे साड़ी के आंचल में बांधा उस वक्त मेरे पास 1000 के नोट थे। मैंने वो नोट उस औरत को दे दिया। उस औरत की गोद में एक छोटा बच्चा था जो रो रहा था। शायद उसको भूख लगी हुई थी। उस औरत ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, बेटी, कहाँ जा रही हो और रो क्यों रही हो? क्या तुम भी मेरी तरह कामयाबी का पता आपको पता है क्या? ना क्या तुम भी मेरी तरह दुखी हो? मैंने उसकी बात सुनते ही घबराकर इधर उधर देखने लगी तो मैं अपने घर से बहुत दूर निकल आई थी। उस औरत ने कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, तेरी सारी मुश्किलें आसान हो, तू सदा सुखी रहे। ऐसे सड़क पर ना चल जा, अपने घर चली जा। मैंने कहा, मेरा कोई घर नहीं है, मैं बेसहारा हूं। उसने कहा, तू बेसहारा नहीं है, जा तू अपने घर चली जा। तेरा घर तेरी राह देख रहा है। तेरे पास तो सब कुछ है, फिर क्यों सड़क की खाक छान रही है? तू तो मल्लिका है, जा अपना घर संभाल। अपने घर जा, वहां तुझे ऐसी खुशी मिलेगी कि तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं बड़ी हैरान हुई कि उस घर में तो मेरे जवान पति की मौत हो गई है। मेरी पूरी दुनिया लुट चुकी है। भला वहां मुझे कौन सी खुशी मिल सकती? हालात के आगे मजबूर होकर मैं अपने घर की तरफ जाने लगी और सोचा, जाकर देखूं तो सही कौन सी खुशी मिलने वाली है। और खुशी नहीं भी मिली तो एक बार फिर से मैं अपनी सास के पैरों में गिर जाऊंगी। हो सकता है कि उनको मुझ पर रहम आ जाए और वो आखिरी बार मुझे अपने पति से मिलने दे। इतने में मैं घर के दरवाजे तक आ चुकी थी। मैंने देखा, दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। मैंने धड़कते दिल के साथ घर का दरवाजा खोला, पर दरवाजा खुलते ही सामने का मंजर देख मैं हैरत से दंग रह गई। मेरा पूरा शरीर कपकपाने लगा। मेरा नाम रोशनी है, मैं एक छोटे से शहर में रहती हूँ। मेरे साथ मेरे पति और मेरी सास रहती है। अभी मेरी उम्र 32 साल है। ये बात उस वक्त की है जब मैं 21 साल की थी और शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ा करती थी। मुझे पढ़ाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पापा की शक्ति की वजह से मजबूरी में पढ़ रही थी। मेरे पिता एक मशहूर बिजनेसमैन थे, लेकिन उनका रवैया हमारे प्रति शुरू से ही काफी सख्त था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उन्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। वह हर वक्त गुस्से में रहते। ऐसा नहीं था कि इसकी कोई वजह थी,
वो स्वभाव से ही ऐसे थे। मैं उनकी इकलौती बेटी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे कभी प्यार से बात नहीं की। वो मेरी हर छोटी से बड़ी ज़रूरतों का ख्याल करते, लेकिन मैं उनके गुस्से से परेशान थी। मैं और मेरी माँ हमेशा फूक फूक कर ही कदम रखते थे और इस चीज़ का ख्याल रखते कि कोई भी बात उनकी मर्जी के खिलाफ ना हो। मेरी माँ भी पढ़ी लिखी औरत थी। मुझे मेरे पापा के रवैया ने अपने घर वालों से दूर कर दिया था। हद से ज्यादा शक्ति भी इंसान को अपनों से दूर कर देती। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस दिन जब मैं कॉलेज से घर आई तो मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर अपनी फैमिली के साथ हमारे ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर अक्सर हमारे घर आ जाया करते थे। मैंने खाना खाया और सो गई। शाम को सोकर उठी तो माँ ने बताया कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे आशुतोष से तय कर दी है और अगले कुछ दिनों में तुम्हारी सगाई होने वाली है और उसके बाद शादी। उनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे तन बदन में आग लगा दी हो। मैंने माँ से इसका विरोध किया तो माँ ने कहा, खबरदार, जो उल्टी सीधी कोई हरकत की अपने बाप के गुस्से से वाकिफ होना, तुम इसलिए कोई भी हंगामा करके अपने और मेरे लिए कोई मुश्किल ना बढ़ाना। मैं गुस्से से अपने कमरे में चली आई और अपना फ़ोन लेकर तुरंत अजित को फ़ोन मिलाया। रो रो कर उसे कहने लगी, पापा, मेरी शादी ज़बरदस्ती अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से करवाना चाहते हैं। तुम जल्दी कुछ करो, क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। अजीत ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। मैं बहुत परेशान थी। दरअसल मैं अपने क्लासमेट अजीत से प्यार करती थी। अजीत दिखने में ठीक ठाक था। उसका ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था, लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती थी क्योंकि वो बहुत अच्छा था। उसके घर पर सिर्फ उसकी माँ और वो रहते थे। उसके पिता बहुत पहले ही गुजर चुके थे। उसकी बड़ी बहन थी जिसकी शादी बहुत पहले ही हो चुकी थी। अजीत के पिता का एक छोटा सा कारोबार था जिसको अब अजीत ही संभालता था। लेकिन मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि मैंने कभी भी अपने पैसे पर घमंड नहीं किया कि मैं बड़े बाप की बेटी हूं। दिन ऐसे ही गुजरते गए और मेरी सगाई आशुतोष से हो गई। लेकिन मैं इस शादी से खुश नहीं थी। धीरे धीरे करके मेरी शादी का दिन भी आ गया। मेरी शादी के एक हफ्ते पहले अजीत और उसकी माँ मेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे। ये सब देखकर मेरे पिता ने उन्हें बेइज्जत कर घर से निकाल दिया और मुझसे मेरी मोबाइल भी ले लिए। मैं बहुत ज़्यादा उलझन में थी कि अब मैं क्या करूं। जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन लगभग दोपहर 2 o'clock मुझे तैयार होने पार्लर जाना था। माँ ने मेरी सहेली को मेरे साथ भेजते हुए कहा, टाइम से घर आ जाना। मैंने सहमति में अपना सिर हिला दिया और दोनों सहेलियां गाड़ी में बैठकर पार्लर जाने के लिए निकल गईं। मैंने जल्दी से अपनी सहेली के हाथ से मोबाइल ली और तुरंत अजीत के पास फ़ोन मिलाया। अजीत ने पहले बहुत नाराज़गी जताई। तुम्हारे पापा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। उन्हें मेरी माँ की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ भुला देता हूँ। तुम मुझे बताओ कि अब मुझे करना क्या है। मैंने अजीत से कहा, अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम दोनों भागकर कोर्ट मैरिज कर लें। मैं पार्लर में हूँ, तुम आओ और मुझे जल्दी लेकर जाओ। हम आज ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अजीत ने कहा, क्या ये सब ठीक होगा? मैंने कहा, सब कुछ ठीक ही होगा। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। धीरे धीरे करके वो सब कुछ भुलाकर मुझे अपना लेंगे। अजीत ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पार्लर के आसपास ही खड़ा रहूंगा, तुम मुझे फ़ोन कर देना। पार्लर के बाहर पहुंचते ही मैंने ड्राइवर को बहाने करके घर भेज दिया। उससे कहा, मेरे लहंगे का मैचिंग दुपट्टा घर पर ही छूट गया है, आप मुझे वह लाकर दे दीजिए, तब तक मैं तैयार होती हूँ। ड्राइवर के जाने के बाद मैंने तुरंत अजीत को फ़ोन मिलाया और उससे आने को कहा। वह अगले ही पल मेरे पास आ गया। मैंने अपनी दोस्त को सब कुछ समझा दिया था और उसके बाद में अजीत के साथ चली गई। हम दोनों ने मंदिर में जाकर शादी की और उसके बाद अजीत की दुल्हन बन उसके घर आ गई। मैं
ये नहीं जानती थी कि मैंने यह कदम उठाकर कितनी बड़ी गलती की है। उधर जैसे ही मेरे माँ बाप को मेरे लापता होने की खबर मिली तो उन्होंने सातों आसमान एक साथ ही टूट पड़े। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकती हूँ। मेरे घर तो कयामत आ गई थी। मेरे पापा उसी वक्त मुझे जान से मारने के लिए निकले, लेकिन माँ ने उनका पैर पकड़कर कहा, इतना गुस्सा मत करिए, वह हमारी इकलौती बेटी है। भले ही आप उसे माफ न करें, लेकिन उसे बख्श दे। उसके साथ ऐसा कुछ न करें। माँ के लाख समझाने पर पापा किसी तरह माने। मुझे अजीत के घर आए 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन मेरे मायके में खामोशी थी। मैं यह ना समझ सकी कि तूफान के आने के पहले हर तरफ खामोशी ही होती है। मैं सुकून से अपने ससुराल में जिंदगी गुजार रही थी। मेरी सास बहुत अच्छी थी। जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन अजीत ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और साथ साथ वो अपना काम भी करते थे। मेरी सास आस पड़ोस के कपड़े सिलाई करती थी। मैंने भी उनके साथ रहते रहते सिलाई सीख ली थी। मेरे ससुराल वालों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मुझे शुरू में परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे मैं यहाँ एडजस्ट हो ही गई थी। इसी तरह हमारी शादी को 6 महीने गुजर गए। मुझे महसूस हुआ कि मेरी सास का रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा होता जा रहा है। वो बार बार मुझसे कहती थी कि अब तुम्हें अपने माँ बाप से मिलने चले जाने चाहिए, क्योंकि तुम उनकी इकलौती बेटी हो। वह तुम्हें याद करते होंगे और अब तक तो उन लोगों ने तुम्हें माफ भी कर दिया होगा। लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बाप के गुस्से का सामना कर पाती। उनकी बातों पर मैं हर बार कोई ना कोई बहाना करके टाल देती। खैर, दिन गुजरते जा रहे थे। अजीत का रवैया भी मेरे प्रति कुछ अजीब सा होता जा रहा था। मैं उनसे उनके रवैया के बारे में पूछना चाहती थी, फिर सोचा हो सकता है काम का प्रेशर ज्यादा हो, इसीलिए परेशान हो। उस दिन भी हर रोज की तरह अजीत नाश्ता करके अपने काम पर चले गए थे। पीछे से मैंने अपने सारे काम निपटाए और सुकून से बैठ गई, क्योंकि अब मेरे पति को घर रात को ही आना था। कुछ देर बाद मैंने दोपहर का खाना बनाया और फिर मैंने और मेरी सास ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। तभी मेरे कानों में मेरे पति की मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो आज इतनी जल्दी कैसे आ गए। मैंने जाकर देखा तो मेरी सास बाहर आकर बैठी थी। उन्होंने अजीत से घर जल्दी आने की वजह पूछी तो अजीत ने कहा, आज कॉलेज की भी छुट्टी थी और दफ्तर में भी कुछ खास काम नहीं था, इसीलिए जल्दी आ गया। मैंने अपने पति को खाना निकाल कर दिया और उसके बाद किचन में चाय लेने गई। वापस आई तो देखा मेरे पति अजीत मर चुके थे। मैं ये मंजर ना देख पाई और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मैं अपने मरे हुए पति के पास जाना चाहती थी तो मेरी सास ने मुझे यह कहकर उनके पास न जाने दिया कि तुम कातिल हो, और यही कहकर उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोते हुए सड़क पर चलती जा रही थी। तभी मेरे कानों में एक औरत की आवाज़ आई। उसे मदद की ज़रूरत थी। मैंने उसकी मदद की तो उसने मुझे दुआएं देते हुए घर जाने को कहा और साथ में यह भी कहा कि घर जाने के बाद तुझे ऐसी खुशी मिलेगी जो आज तक किसी औरत को ना मिली होगी। उसकी बातें सुनकर मजबूरन मैं घर पहुंची और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देख मेरे होश उड़ गए। दरवाज़ा खोलते ही मेरे ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। गुलाब की ताज़ा पत्तियां मेरे ऊपर गिरते जा रही थी। मैंने नज़र उठाकर देखा तो मेरे पति की लाश गायब थी और साथ ही साथ सारे लोग भी गायब थे। घर को फूलों से सजाया गया था। फूलों से दरवाजे से लेकर अंदर पहुंचने का एक रास्ता बनाया गया। ये सब देखकर मैं बड़ी हैरान हुई कि यह क्या है। यह तो मातम वाला घर था। यहाँ तो मातम होना चाहिए था, तो यह सब क्या है? मेरे पति की लाश कहाँ गई? मेरी सास कहाँ गई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उन फूलों की पत्तियों से गुजरते हुए घर के अंदर गई। मेरी सास के कमरे से बातों की आवाज़ आ रही थी। अंदर से आने वाली आवाज़ सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ और मुझे उस औरत की बातें सच लगने लगीं। उसने सच ही कहा था। मैं बेसहारा नहीं बल्कि भोली और कम अक्ल हूं।
मेरी नाक के नीचे इतनी घिनौनी साजिश रचाई गई, लेकिन मैं बेखबर रही। कैसे मोहब्बत की आड़ में मेरे साथ इतना गंदा खेल खेला गया। मुझे बेतहाशा खुद की कमकली पर गुस्सा आया। मैंने कैसे एक शख्स को इतना मौका दे दिया कि वह आकर मेरी जिंदगी से खेल गया। मेरी सांस मेरे पति से कह रही थी, सारी तैयारी हो गई है, तुम जाओ और उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। मेरे पति ने कहा, मैं तो उसकी नज़र में मर चुका हूं, वो कैसे आएगी? मेरी सास ने कहा, वो बहुत भोली है, तुम उसके सामने कोई बहाना कर देना, कह देना कि मैं बेहोश हो गया था, तो लोगों ने मुझे मुर्दा समझ लिया था, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? कुछ भी करके किसी भी कीमत पर उसे वापस लेकर आओ। तुम जानते हो ना कि जिस मकसद के लिए तुमने उससे शादी की थी वह अब जाकर पूरा हुआ है। अब उसे ऐसे तो नहीं जाने दे सकते ना। कितना इंतजार किया था मैंने इस दिन का। मैं कितनी खुश हुई थी जब तूने मुझे आकर बताया कि तुमने एक बहुत अमीर लड़की को अपने जाल में फंसा लिया है, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका खड़ूस बाप इतना सख्त होगा। जब तुम दोनों भागे तो मैं यही समझी कि वह अपनी इकलौती औलाद को माफ कर देगा, लेकिन नहीं, उस बुढ़े ने तो सारा प्लान ही चौपट कर दिया। और इसको देखो, लैला कहीं की तुम्हारे से चिपक कर ही बैठ गई। मैंने तो तुम्हारी मौत का ड्रामा इसलिए रचाया था कि उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से निकाल दूंगी, क्योंकि उसके मायके से तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी थी। हम कब तक उसे मुफ्त में रोटियां खिलाते रहते। इसीलिए मैंने जानबूझकर तेरे खाने में बेहोशी की दवा मिलाई और स्प्रे से झाग भी लगा दी। और खून का क्या, जरा सा कट लगा और तेरे नाक और मुंह खून से भर गए। मैं हैरत से खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। अब और क्या सुनना बाकी थे। अगली बात सुनकर तो यह, पहले तो बस छोटे मोटे झटके थे, मेरी सास की अगली बात ने मेरे जिस्म से जान निकाल दी। मैं बेतहाशा फर्श पर गिर पड़ी। मेरे पति और सास ने कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर दरवाजे की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर खौफ के साए मंडराने लगे। उन्होंने मुझे उठाकर बिस्तर पर लेटाया और जब मुझे होश आया तो मेरा पति अजित कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। मैं तुरंत उठी और कहा, मुझे अपने माँ बाप के घर जाना है। मैं उनकी कोई भी बात सुने बिना बाहर की तरफ बढ़ गई और अपने मम्मी पापा के घर जाने लगी। वहां पर पहुंची तो पता चला कि मेरे पापा एक हफ्ते पहले ही इस दुनिया से चल बसे और अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर गए। मेरी माँ मुझे देखती ही मेरे गले लगकर रोने लगी। यही हाल मेरा भी था। दरअसल अजीत ने मुझसे दौलत की लालच में आकर शादी की थी। पहले तो सब ठीक रहा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरे पापा गुस्से में मुझे फूटी कौड़ी नहीं देने वाले तो उनका दिल मेरी तरफ से खट्टा हो गया। दोनों माँ बेटे मुझे निकालने की वजह ढूंढने लगे और जब उन्हें कोई वजह ना मिली तो अपने मरने का ड्रामा ही रचा बैठे और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाकर मुझे घर से बाहर कर दिए। पर मेरे घर से जाते ही उन्होंने किसी से खबर सुनी कि मेरे पापा मर गए और अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गए। तो यह खबर सुनते ही मेरा पति उठकर बैठ गया। मोहल्ले वाले कुछ तो डर गए और कुछ ने वजह जानने की कोशिश की तो उन्हें ऐसा महसूस कराया कि उसे तो कुछ याद ही नहीं। सबने यही समझा कि हमारी ही गलती है, हमने बेहोशी को मौत समझ लिया। एक एक करके सारे लोग वहां से चले गए। मेरी सास और मेरे पति प्रॉपर्टी की लालच में अब मुझे वापस लाना चाहते थे ताकि मेरी पूरी प्रॉपर्टी